नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि झूठ फैलाने के आरोप में भाजपा कार्यकर्ता पर केस दर्ज। लुलु मॉल में तिरंगे के अपमान की खबर निकली फर्जी। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि मोदी सरकार 2024 के चुनाव बाद सत्ता में नहीं होगी, क्योंकि इसने महिला आरक्षण के नाम पर फरेब किया है, एमके स्टालिन ने किया दावा। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि राजस्थान बीजेपी में जबरदस्त भगदड़, कांग्रेस की लिस्ट से पहले भाजपा के 400 नेताओं ने दे दिया है इस्तीफा। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार से हुई परेशान, इस बार होगा पूर्ण बदलाव, इंडिया टीवी चुनाव मंच पर बोले कमलनाथ। और खबर में आगे जिक्र होगा कि योगी आए थे तो सरकार चली गई थी। कांग्रेस उम्मीदवार की लिस्ट आने के बाद भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बोला हमला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक से बड़ी खबर, झूठ फैलाने के आरोप में बीजेपी कार्यकर्ता पर केस दर्ज। लुलु मॉल में तिरंगे के अपमान की खबर निकली फर्जी। जी हां दोस्तों, कर्नाटक पुलिस ने बीजेपी मीडिया सेल से जुड़े पार्टी भाजपा कार्यकर्ता शकुंतला नटराज के खिलाफ केस दर्ज किया है। केरल के कोच्चि में लुलु मॉल में भारतीय तिरंगे के अपमान की झूठी खबर फैलाने का उन पर आरोप है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि इस संबंध में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला गया था और वो खबर फर्जी है। दोस्तों, आपको बता दें कि स्वतः संज्ञान लेते हुए आईपीसी की धारा 153 के तहत केस दर्ज किया गया और पुलिस ने एक नोटिस भी जारी किया है, जिसमें उन्हें पूछताछ के लिए जांच अधिकारी के पास पेश होने के लिए कहा गया है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए, वीडियो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार 2024 के बाद सत्ता में नहीं होगी, क्योंकि इसने महिला आरक्षण के नाम पर किया है फरेब, एमके स्टालिन ने किया दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बीते शनिवार को साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के विषय में एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि आम चुनाव के बाद केंद्र में मोदी सत्ता जा रही है और इंडिया गठबंधन केंद्र में बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। समाचार एजेंसी के अनुसार उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन दरअसल महज लोकसभा चुनाव जीतने के लिए नहीं बना है, बल्कि विपक्षी दलों का यह नीतिगत गठबंधन है और इस कारण से साल 2024 के चुनाव में जनता इंडिया गठबंधन को केंद्र की सत्ता में चुनकर भेजेगी और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। चेन्नई के नंदनम YMCA मैदान में डीएमके द्वारा आयोजित महिला अधिकार सम्मेलन में बोलते हुए स्टालिन ने कहा कि साल 2024 के चुनाव के बाद भाजपा के केंद्र में रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि साल 2024 के चुनाव के बाद मोदी सरकार केंद्र में नहीं रहेगी। इंडिया गठबंधन सिर्फ एक चुनावी गठबंधन नहीं है, बल्कि एक नीतिगत गठबंधन है। केंद्र सरकार पिछड़े समुदाय की महिलाओं के खिलाफ एक राजनीतिक साजिश कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान बीजेपी में भगदड़, कांग्रेस की लिस्ट से पहले भाजपा के 400 नेताओं ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, राजस्थान में ठीक करीब 40 दिन बाद 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान होना है। बीजेपी अब तक राजस्थान में 41 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। हालांकि ये सभी प्रत्याशी अब अपने प्रचार प्रसार करने में जुट गए हैं, लेकिन इसके साथ ही राजस्थान में भाजपा में विरोध भी बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस की पहली सूची जारी होने से पहले ही बीजेपी के करीब 400 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। टिकट वितरण से नाराज होकर पार्टी से जुड़े कई पदाधिकारी अपने पद को भी छोड़ रहे हैं। पदाधिकारी में टिकट वितरण का विरोध सबसे ज्यादा सांचौर विधानसभा में देखा जा रहा है और यहां सांसद देवजी पटेल को उम्मीदवार घोषित करने के बाद विधानसभा के 8 में से 6 मंडल अध्यक्ष अपना इस्तीफा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को भेज चुके हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं। कुछ ऐसा ही हाल कोटपुतली में हंसराज पटेल को टिकट देने का हुआ, वहां भी सैकड़ों पदाधिकारी अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। तो दोस्तों, 400 से ज्यादा नेताओं ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा में भगदड़ मच चुकी है और कांग्रेस की लिस्ट से पहले भाजपा में इस प्रकार की गतिविधि देखने को मिल रही है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस अपनी सरकार बना लेगी, तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार से हुई परेशान, इस बार होगा पूर्ण बदलाव, इंडिया टीवी चुनाव मंच पर बोले कमलनाथ। जी हां दोस्तों,
मध्य प्रदेश में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की पहली सूची में 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। सूची सामने आने के बाद प्रदेश के पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर आए और उन्होंने अपनी बात रखी। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी सरकार से परेशान आ चुकी है और इस बार वो पूर्ण बदलाव करके रहेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार चौपट सरकार है, इनकी सरकार में हर क्षेत्र थम गया है। कमलनाथ ने कहा कि साल 2018 में भी जनता ने बदलाव किया था, लेकिन 15 महीने बाद कुछ लोगों ने जनता के विश्वास, आशीर्वाद और लोकतंत्र की हत्या करके कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया। उन्होंने कहा कि लेकिन इस बार जनता इसका बदला लेगी और इस अलोकतांत्रिक काम को अंजाम देने वालों को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले लगभग 2 दशक से बीजेपी की सरकार है, लेकिन वो इतना काम नहीं कर पाई जितना उन्होंने केवल 15 महीनों में कर दिखाया है। वो आज जब जनता के बीच जाते हैं तो लोग उनसे कहते हैं कि इस बार उन्हें उतने भारी मतों से जिताएंगे जिससे 2020 वाली घटना को दोहराने की कोई सोच भी ना सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। योगी आए थे तो सरकार चली गई थी। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 30 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रत्याशियों को बधाई दी और खुद को पाटन विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने पर केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 7 विधायकों की टिकट काटने पर कहा कि ये तो जो सर्वे हुए हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो संभावनाएं थी उसके अनुरूप टिकट का वितरण हुआ है और फैसला लिया गया है। और जहां तक गिरीश देवांगन की बात है तो वो कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने की और महामंत्री भी रहे। लगातार उनकी सक्रियता राजनांदगांव जिले में खौरगढ़ में लगातार बनी रही है और जब इन सीटों पर सर्वे हुआ तो सबसे पहला नाम गिरीश देवांगन का ही था और पार्टी हाईकमान ने कुछ सोच समझकर टिकट दिया है। इसी के साथ दोस्तों उन्होंने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर भी तंज कसा और कहा कि इससे पहले जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ था तो भाजपा का प्रचार करने योगी आदित्यनाथ आए थे और जब योगी आदित्यनाथ भाजपा का प्रचार करने आए थे तो भाजपा की सरकार चली गई थी। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है? कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महिला आरक्षण विधेयक तत्काल लागू हो, महिलाओं के पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, चेन्नई में बोली प्रियंका गांधी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में डीएमके के महिला अधिकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मैं महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग करता हूं। उन्होंने कहा कि भारतीय महिलाओं के पास अब समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। उन्होंने तमिलनाडु में अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का भी जिक्र किया और बताया कि वो कितना दुखी करने वाला पल था। दोस्तों आपको बता दें कि महिला आरक्षण विधेयक पर बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग करती हूं। भारत की महिलाओं के पास अब बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होना हमारा अधिकार है। उन्होंने कहा कि मैं मांग करती हूं कि हमारे इस तत्व का महत्व समझा जाए और अपने सशक्तिकरण के लिए एक राजनीतिक शक्ति के रूप में हमारे महत्व का सम्मान किया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सूखाग्रस्त किसानों को 30,000 करोड़ों का नुकसान, सीएम सिद्धारमैया ने केंद्र से मांगा 4,860 करोड़। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल किसानों पर सूखे की भयानक मार पड़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के सूखा प्रभावित इलाकों के किसानों को लगभग 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रविवार को सिद्धारमैया ने कहा कि 42 लाख हेक्टेयर में लगी किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कर्नाटक के 236 तालुका में 216 को सूखाग्रस्त घोषित कर चुकी है। केंद्र से एनडीआरएफ के नियमों के तहत आर्थिक मदद की अपील भी की गई है। किसानों की परेशानी देखते हुए सीएम सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार से भी आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। कर्नाटक के ऐतिहासिक आयोजन मैसूर के दशहरा महोत्सव का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से 4,860 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मांगी और उन्होंने कहा कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के नियमों के मुताबिक कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार से आर्थिक मदद मांगी है। वहीं दोस्तों मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने
बताया कि कर्नाटक सरकार ने सूखे की समस्या की गंभीरता को देखते हुए पहले 195 तालुका को सूखाग्रस्त घोषित किया था और उन्होंने कहा कि सूखे का संकट और बढ़ने के बाद कैबिनेट की सब कमेटी ने 21 और तालुका को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश की लिस्ट में दिखी राहुल गांधी के वादों की झलक, ओबीसी और एससी पर फोकस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसी के साथ बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। लिस्ट के अनुसार इस बार पार्टी ने युवाओं पर मुख्य फोकस किया है। कांग्रेस ने 50 साल से कम आयु के 65 प्रत्याशियों को टिकट दिया है, वहीं 19 महिलाओं को भी लिस्ट में शामिल किया गया है। जातिगत समीकरण साधने की बात करें तो कांग्रेस की पहली कैंडिडेट लिस्ट में 47 उम्मीदवार जनरल कैटेगरी में से हैं और 6 माइनॉरिटी, 39 ओबीसी, 22 एससी और 30 एसटी नेताओं को टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश की गाटेगांव विधानसभा सीट से विधायक नर्मदा प्रसाद प्रजापति का टिकट कांग्रेस ने काट दिया है और इस सीट पर कांग्रेस ने शेखर चौधरी को उतारा है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुख्यमंत्री से मुलाकात, सुखविंदर सिंह सुक्खू को भरोसा, अगले 10 सालों में सबसे समृद्ध राज्य होगा हिमाचल प्रदेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जमीन से जुड़े राजनीतिज्ञ हैं और वो 4 बार विधायक रहे हैं। उन्होंने एनएसयूआई और फिर युवक कांग्रेस के जरिए राजनीति में अपना जीवन आरंभ किया। सरकार संभालने के कुछ ही महीने बाद जब बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन से हिमाचल भयंकर आपदा का सामना करने लगा तो वो अफसरों के साथ खुद निकल पड़े और युद्ध स्तर पर किए गए राहत और बचाव के कामों में से 1 महीने में ही हिमाचल प्रदेश फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। और दोस्तों वहीं पर अब आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भरोसा जताया है कि अगले 10 सालों में सबसे समृद्ध राज्य हिमाचल प्रदेश बन जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी यादव ने दे दी गारंटी, 1,70,000 के बाद बिहार में अब इतने शिक्षकों की नियुक्ति 15 दिनों में आ जाएगी और वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर। यहाँ पर बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार में 70,000 शिक्षकों की नई वैकेंसी आने वाली है। 1,70,461 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कक्षा 6 से 12 तक 70,000 शिक्षक भर्ती की वैकेंसी शिक्षा विभाग इसी सप्ताह बिहार लोक सेवा आयोग को भेजेगा। माना जा रहा है कि नई नियमावली के तहत दूसरे चरण में शिक्षकों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 2 सप्ताह में आ जाएगा और जानकारी के अनुसार जिलों से आरक्षण रोस्टर के हिसाब से मिली रिक्त को शिक्षा विभाग कंपाइल करने में जुटा हुआ है। बिहार शिक्षा विभाग कैटेगरी और विषयवार खाली पदों को सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से इस हफ्ता बीपीएससी को भेजा जाएगा और वहीं शिक्षा विभाग के अपर प्रमुख सचिव के पाठक ने पिछले हफ्ते समीक्षा कर रिक्त फाइनल कर बीपीएससी को भेजने का निर्देश दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम बघेल ने बीजेपी पर नक्सलियों से साठगांठ का लगाया आरोप, बोले नहीं चाहते झीरम कांड की हो जांच। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है। राज्य में नक्सलवाद को लेकर शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने झीरम मामले पर बीजेपी को निशाना साधते हुए बड़ा आरोप लगा दिया। दोस्तों, उन्होंने कहा कि बीजेपी मामले को दबाए रखना चाहती है और जांच में अडंगा डालने का आरोप लगाया उन्होंने और कहा कि बीजेपी झीरम घाटी में हुए हमले को लेकर जांच नहीं चाहती। बता दें कि कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर 25 मई 2013 को बस्तर के झीरम घाटी में हुए एक नक्सली हमले में 29 नेताओं समेत अन्य लोग मारे गए थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी की नक्सलियों के साथ साठगांठ है। बीजेपी नहीं चाहती कि झीरम हमले पर जांच हो। प्रदेश पुलिस जांच करवाना चाहे, जांच रोकने बीजेपी नेता कोर्ट चले जाते हैं और सीएम ने सवाल उठाया कि एनआईए ने आखिर क्यों एफआईआर में दर्ज गणपति और रमन्ना का नाम हटाया, इसके पीछे क्या मंशा है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्र से पैसा मांगते हैं तो ईडी को लगा देता है, अब होगी आर पार की लड़ाई, सीएम हेमंत सोरेन का बयान। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा और ईडी जैसी संस्थाओं से आर पार की लड़ाई की बात कही है। सीएम ने कहा है कि हम जैसे ही तेजी से चलने लगते हैं तो हमें कहीं से कोर्ट कचहरी का ऑर्डर या किसी संस्था का नोटिस भिजवा दिया जाता है कि हाजिरी दो। इसीलिए अब तो हमने भी सोच लिया है कि सीधी लड़ाई होगी, देखा जाएगा इस पार या उस पार। सीएम शनिवार को पश्चिम सिंहभूम जिले के गोइलकेरा प्रखंड में मंत्री झोबा माझी के दिवंगत पति देवेंद्र माझी की 29वीं श्रद्धांजलि सभा को संबोधित कर रहे थे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चिट्ठी हुई वायरल, बाद में दिग्विजय ने किया खंडन, कहा बीजेपी फैला रही है झूठ, शिकायत दर्ज कर रहा हूं,
जी हाँ दोस्तों, दिग्विजय सिंह के इस्तीफे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की खबर झूठी बताई है। दिग्विजय सिंह के इस्तीफे से जुड़ा एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। देखते ही देखते खबर आग की तरह फैल गई। हालांकि कुछ देर बाद ही दिग्विजय ने इस खबर का खंडन कर दिया और उन्होंने कहा कि ये भाजपा का फैलाया झूठ है और मैं मामले की पुलिस से शिकायत भी करवा रहा हूं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब की बार 75 पार छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 75 सीटों से अधिक सीटें जीतेगी। कांग्रेस नेता ने कर दिया बड़ा दावा। जी दोस्तों, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और राज्य में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होंगे। वहीं दोस्तों, कांग्रेस द्वारा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई है। इस बीच राज्य मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दावा किया है कि कांग्रेस आगामी चुनावों में 75 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रख रही है। साहू ने कहा कि हमारी सरकार और पार्टी उस दिशा में काम कर रही है। हम अब 71 साल के हैं और हमारा सारा काम अब की बार 75 पार पर केंद्रित है। बता दें कि कांग्रेस द्वारा पहली सूची से कई विधायकों के नाम हटाए गए हैं, जिस पर साहू ने सफाई दिया कि कमेटी ये निर्णय लेती है। उन्होंने कहा कि हमारी सीईसी, स्क्रीन कमेटी और राज्य चुनाव समिति अपने पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर टिकट रद्द करती है और नए लोगों को उम्मीदवार भी बनाया जाता है। ये आने वाले समय के लिए भी संभव है। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने रविवार को एएनआई से कहा कि पार्टी ने मुझसे चुनाव लड़ने के लिए कहा है और मैं चित्रकूट निर्वाचन क्षेत्र में अपना नामांकन दाखिल करूंगा। लोग और पार्टी कार्यकर्ता वहां काम करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा ने शिवसेना तोड़ने के लिए ठेकेदारों से लिए थे पैसे। ये लोगों के लिए नहीं, कमीशन के लिए बना था। संजय राउत ने समृद्ध महामार्ग हादसे पर कहा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने समृद्धि महामार्ग हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए इस सड़क दुर्घटना के लिए सीधे तौर पर भाजपा को आरोपों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। सड़क हादसे में 12 लोगों के मारे जाने और लगभग 17 घायल होने पर संजय राउत ने महाराष्ट्र की सत्ता में भागीदार भाजपा पर आरोप लगाया कि समृद्ध महामार्ग के निर्माण में भाजपा ने ठेकेदारों से पैसे लिए थे ताकि वो उन पैसों से शिवसेना को तोड़ सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान चुनाव से बड़ी खबर। गुलाबचंद कटारिया से गुपचुप मिली वसुंधरा राजे। मेवाड़ की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रविवार सवेरे अचानक असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया से मिलने मेवाड़ पहुंच गई। उन्होंने करीब 40 मिनट तक कटारिया से बातचीत की और फिर वो अपनी गाड़ी से वापस लौट गई। ये मुलाकात इतनी गोपनीय थी कि किसी को भी राजे के आने की सूचना नहीं दी गई और उनके जाने के कई घंटे बाद तस्वीरों के माध्यम से मुलाकात की पुष्टि हो गई। राजे ने बिना जानकारी दिए गुपचुप तरह से मेवाड़ आने और फिर भाजपा के कद्दावर नेता से 40 मिनट तक मुलाकात करने के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में कोई बड़ा फेरबदल होने वाला है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, क्या कारण रहे होंगे, कमेंट में बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गोविंद सिंह ने भाजपा के भाई भतीजावाद के आरोपों को नकारा। कहा मध्य प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कांग्रेस की सूची में भाई भतीजावाद के आरोप लगाए जाने पर कहा कि कांग्रेस पार्टी में लोकप्रियता के आधार पर टिकट वितरण किया जाता है और जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है वो अपनी योग्यता के आधार पर टिकट पाने में सफल रहे हैं। प्रदेश के सभी निवासियों को नवरात्रि महापर्व की शुभकामनाएं देते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आज 144 विधानसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की है और इस सूची में प्रत्याशी की लोकप्रियता और कामों का पूरा ध्यान रखा गया है। जो प्रत्याशी बचे हैं उनकी लिस्ट 20 तारीख से पहले फाइनल कर दी जाएगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेलंगाना चुनाव में 75 करोड़ रुपए की सोना, चांदी, हीरा, साड़ी, शराब और नकदी जब्त। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। 30 नवंबर को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक 75 करोड़ रुपए नकदी, सोना और शराब जब्त की गई है। चुनाव प्रवर्तन अधिकारियों के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार अब तक 48.32 करोड़ रुपए नकद, 37 किलो सोना, 356 किलो चांदी और 42 कैरेट हीरे जब्त किए गए हैं। इसकी कुल
कीमत 17.50 करोड़ रुपए है। और वहीं भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार 30 नवंबर को एक ही चरण में तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के पूर्व मंत्री ने सांसद सुनील सिंह के खिलाफ ठोकी ताल, कहा लोकसभा चुनाव में हरा कर मानेंगे। जी हां दोस्तों, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ने अपने ही पार्टी के सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पूर्व मंत्री सांसद से बदला लेने की बात कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को परखने के लिए सपा कार्यालय में बैठक, अखिलेश यादव और शिवपाल पदाधिकारियों के साथ करेंगे मंथन। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। चुनाव को कुछ ही महीने बचे हैं और सभी देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल भी अभी बच चुका है। 5 राज्यों के परिणाम आने के बाद सभी दल अपनी रणनीति को और धार दें। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को परखने के लिए समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ में पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है और इसमें शिवपाल यादव और अखिलेश यादव पदाधिकारी से चर्चा करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जी हां दोस्तों, भाजपा की इंटरनल रिपोर्ट, 10 लोकसभा सीटों पर जीतना मुश्किल, 4 ऐसी जगह जहां कभी नहीं जीते, इसीलिए अमित शाह और नड्डा बिहार का लगा रहे हैं चक्कर। जी हां दोस्तों, बिहार में जातीय गणना के आंकड़े जारी होते ही लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। जातीय स्थिति जानने के बाद इंडिया गठबंधन में नीतीश, लालू और तेजस्वी की तिकड़ी 40 सीटें बांटने और जीतने की तैयारी कर रही है। वहीं भाजपा इस बार बिना नीतीश कुमार के चुनाव जीतने की स्ट्रेटेजी बना चुकी है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।